ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट हमारी क्लास जो कंप्यूटर पे आनी थी वो नहीं आ पाई थी। सर ने आपको अपने बाल मनोविज्ञान के वीडियो में बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सर्दी खांसी बुखार जुकाम के कारण थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं था और बार बार क्लास में खांसी आए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर की क्लास क्यों नहीं आई, क्लास क्यों नहीं हो पाई। यही कारण था। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी तो है, इतनी तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही सकता हूँ कि क्लास को मैं लूँ आपके लिए। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कंटिन्यूटी किसी प्रकार से हमारी टूटे। जिस रिदम में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने डीप स्टडी करके हम आगे बढ़ रहे हैं, वो लगातार बनी रहे। ये मेरी भी कोशिश है और आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए ये क्लास जो एक मिस हुई थी उसी की आगे हम आगे अब बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आता है कि सर वीडियो सीरीज बीच में जो आपने जो जो स्टार्ट की है, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बीच में बंद तो नहीं होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हमको बंद करना होता ना तो हम शुरू ही नहीं करते। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, अलग अलग कोचिंग के माध्यम से आपने देखा होगा। ठीक है, उनके कंटेंट्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो करा क्या रहे हैं। एमसीक्यू, मैथ्स पर एमसीक्यू, जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर पे एमसीक्यू। आप उनके क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देखिएगा। है वो सारे के सारे क्वेश्चन, हो सकता है कि वो एग्जाम के लायक वो क्वेश्चन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप एक चीज को देखिएगा, उनके पास इतना भी समय नहीं होगा ना, 100 क्वेश्चन टाइप करने में बहुत समय लगता है। यहाँ वहां से आप 100 एमसीक्यू की पीडीएफ लेके आए, सॉल्व कर दिए, चलो ये भी ठीक है, करना भी पड़ेगा आपको, एमसीक्यू आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन सिस्टमेटिक वे में यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाला। एग्जाम के 8-10 दिन, 10 दिन पहले जब आपको लगेगा ना कि आपका रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है, आप कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, क्या मानदंड होंगे आपके पास में। अब आप कुछ मत करना, मेरी एक आप लोगों से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। और मैं जितने भी चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, सारी फैकल्टी की बहुत इज्जत करता हूं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा ना, जो आज क्लास में पढ़ा रहा हूं उस क्लास को आप पूरा अंत तक देखिएगा, या इसके पहले मैं जितना भी पढ़ाया हूं उसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, केवल ना पूरे लास्ट तक देखना है, मत रिवाइज करना। और 6 घंटे बाद जब आप बैठ बिस्तर पे रात को सो रहे होगे या जो कुछ भी कर रहे होगे, जब आप आराम रिलैक्स मोड में होगे ना, तो बस खाली क्या करना, माइंड में रिवाइज करना कि आज मैंने कंप्यूटर की क्लास में क्या पढ़ा है, और रिवाइज करके देखना कि क्या क्या पढ़ा है। कोशिश करना रिवाइज करने की, रिमाइंड करने की कोशिश करना। 20% आपको रिमाइंड हो पाता है, 30% रिमाइंड हो पाता है, क्या टॉपिक पढ़ा, उसमें क्या उदाहरण देखे, क्या स्ट्रक्चर देखा, रिवाइंड करना। और आप एक काम करना, क्या करना, आप ना कोई भी आपने 50 एमसीक्यू या 100 एमसीक्यू या 40 एमसीक्यू की आपने यदि कोई वीडियो देखा होगा ना, उसको एक बार वीडियो को देखने के बाद 5-6 घंटे बाद में आप सोचना कि कितने क्वेश्चन, आज क्या क्या क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में देखे। और आपको दोनों में फर्क मालूम चल जाएगा कि आपके दिमाग में छप क्या रहा है। आपका जो जो हमारा दिमाग होता है ना, वो जितना स्लो और जितना कांस्टेंट, जितना स्लो और जितना शानदार कंटेंट हमको हमारे दिमाग को मिलता है ना, वो उतना देर तक छपता है और लंबे समय तक के लिए छपता है। जितनी जल्दी जल्दी चीजें आपके सामने से निकलेंगी ना, वो आपकी दिमाग से भी उतनी जल्दी जल्दी निकलेंगी। तो पैटर्न पहले ये है कि आप आराम से बेसिक क्लियर करो ना भाई। आपको जरूरत नहीं है 1000, 2000, 500, 5000 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यदि आप, जैसे मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मेरी ये कोशिश है कि आपको 5 बुक ना पढ़ना पड़े, 10 आपको वीडियो ना देखना पड़े। वो सबकी मेहनत मैं कर रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां से। आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना है, समय बचाओ अपना। आपको क्या लगता है कि 300 सीट में आपका 300वां रैंक आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सपोज आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको क्या लगता है कि आपका 150 रैंक आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? देखो ना, आपको तो खुद पता होगा ये चीजें। तो इसलिए दोस्तों, तैयारी को बहुत सीरियस करिए, अनावश्यक का बिना समय मत गंवाइए। आपको पसंद नहीं आता है मेरा वीडियो, मत देखिए, जिसका पसंद आता है उसका वीडियो देखिए, लेकिन इस वीडियो से उस वीडियो, इस बुक से उस बुक में अपना समय मत गंवाइएगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, पूरा कोर्स आपको कमिटमेंट दिया गया है, पूरा कोर्स विद इन टाइम आपको करवाया जाएगा, बकायदा रिवीजन भी करवाया जाएगा। जैसे ही हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म होगा, वैसे तो थ्योरी के लास्ट में मैं कुछ कोशिश करता हूं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं,
और जैसे थ्योरी पोर्शन खत्म होगा, बाकायदा मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आऊंगा और भर भर के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर की ओर से तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत कोशिश करूंगा मैं अपनी ओर से, और फिर भगवान चाहेगा तो सिलेक्शन भी होगा हमारा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर का इतिहास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में क्या है। उसके पहले एक प्रश्न ले लेते हैं, है ना। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, मैं उनके डाउट्स को यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा था, और मेरे को इतनी खुशी होती है ना। सपोज देखिए, किसी भी प्रकार की पढ़ाने में किसी प्रकार की मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसको एक्सेप्ट करने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसको आगे बताऊंगा कि हुआ क्या है, कहाँ पास कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला था, लेकिन आप लोगों की क्वेरी आई, कमेंट्स आए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आज वीडियो में लाया हूँ, अन्यथा मैं इसको एक वीडियो बाद लाने वाला था। और मुझे बहुत खुशी है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड करी, जिनको कुछ कंफ्यूजन हुआ है ना, तो उन्होंने बकायदा कमेंट्स कहा। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स की मेरे को बहुत जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, क्या आपकी दिक्कत थी उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ए चार्ल्स बेबेज, बी जॉन वान न्यूमैन, सी डेनिस रिचे, और डी एलन ट्यूरिंग। देखिए, मैंने आपको जो कल कंप्यूटर का इतिहास पढ़ाया था, तो कंप्यूटर के इतिहास में मैंने आपको कुछ बताया था कि आपने पढ़ा होगा एक डिफरेंस इंजन और एक आपने पढ़ा था एनालिटिकल इंजन। जो दोनों को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और वहां हमने देखा था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर के पिता या जनक, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक माना जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपका एनालिटिकल इंजन था, इसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है, इसे आधुनिक कंप्यूटर का बेस माना जाता है। कहा जाता है कि एनालिटिकल इंजन से ही आधुनिक कंप्यूटर की क्या हुई, हमको बेस मिला, आधार मिला हमको। और आपके 2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, और वहां पास आपके ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं था। वहां पास आपके ऑप्शन में, आप लोग को बिलीव नहीं होगा तो आपके पास मार्केट में बहुत फेमस पब्लिकेशन है, आप उस बुक को या कोई भी अदर पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की ढेर बुक है, और हमारी भी बुक आ रही है, बिल्कुल अपडेट बुक आ रही है मार्केट में, आप उसमें भी देखने को पाएंगे। तो उसमें क्या है, चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है, कहीं भी ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग को नहीं दिया हुआ है। और वो जो पेपर शायद टीसीएस ने करवाया था, तो उसका आंसर भी उसने किसको लिया था? चार्ल्स बेबेज को लिया था। तो मैं आप लोगों को ना इसीलिए इस क्वेश्चन को एक वीडियो बाद में लाने वाला था, ताकि आप लोगों को मैं डिटेल में समझा सकूं। तो चलिए आज ही समझते हैं। तो हुआ क्या है, तो जब कभी आपको एग्जाम में आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछता है, और आपको आंसर क्या लेना है? आपको अपना आंसर लेना है एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को आपका आंसर लेना है। पर यदि कभी आपको यह क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, और यदि आपको ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग देता ही नहीं है और आपको ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है, तो आपको टिक चार्ल्स बेबेज को ही मार के आना है। जैसा कि आपका वो जो CSPSCL का पेपर 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ था, उसमें सेम ये क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं था। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं, आइए चार्ल्स बेबेज क्या है देखिएगा। चार्ल्स बेबेज जो है, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कंप्यूटर का जनक, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इनने बनाया क्या क्या था? मैंने आपको बताया था, इन्होंने एक बनाया था क्या? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन आप लोगों ने देखा, डिफरेंस इंजन। और एक क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। और ये जो एनालिटिकल इंजन है, यही आधुनिक कंप्यूटर का क्या आधार बना, मॉडर्न कंप्यूटर का ये क्या हुआ? बेस बना। और इसके बाद में जो आपके जॉन वान न्यूमैन है, यदि आपसे पूछ ली कि जॉन वान न्यूमैन की क्या योगदान है, तो आप बताएंगे जॉन वान न्यूमैन, इन्होंने क्या दिया था? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर।
आर्किटेक्चर क्या मतलब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मतलब इनपुट यूनिट भी होगी, आउटपुट यूनिट भी होगी, एक सिस्टम यूनिट होगी। कंप्यूटर का ढांचा किस तरह से बनेगा, कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार से होगी, आर्किटेक्चर क्या होगा, किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। और आपसे यदि पूछ ले और आपसे पूछ ले कि जॉन वॉन न्यूमैन की और क्या योगदान है, तो याद रखिएगा जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना के बारे में बताया, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी। आपने कल लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इसमें क्या था, एक हमारे पास हमने देखा था क्या, आपका एडवेक। एडवेक में आप लोगों ने देखा होगा कि कि जो जॉन वॉन न्यूमैन एडवेक को जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, और जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया था, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। पर यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि पहला कंप्यूटर जो स्टोर्ड प्रोग्राम के आधार पर बना था, तो वो एडवेक नहीं होगा। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता समझिएगा। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या बनाया, एडवेक। ये कहां के थे, ये थे अमेरिका के। और एक कंप्यूटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। तो जो आपका एडसेक है ना, वो कहां बना हुआ है, वो बना हुआ है ब्रिटेन में, ब्रिटिश। तो ये ब्रिटेन और अमेरिका में हमेशा विवाद रहता है कि किसने पहले किया, किसने पहले किया। तो जो एडवेक बनाया था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, और जॉन वॉन न्यूमैन ने ही स्टोर्ड मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है, ये अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। और जो आपका एडसेक था ना, एडसेक को कई बार ये क्लेम किया जाता है कि ये पहला कंप्यूटर है जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम को बनाया गया, मतलब जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया गया। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया गया था, यदि आपके ऑप्शन में एडवेक है और कहीं भी एडसेक नहीं है, तो आपको एडवेक को लेना है। यदि मान लीजिए वहां पास में कहीं भी एडसेक नहीं है, एडवेक है, तो आपको एडवेक को लेना है। समझ गए। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने ना स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी है, इनके एडवेक में भी इनने बाद में प्रोग्राम को स्टोर किया। तो हमेशा विवाद रहता है, और व्यापम की आदत है कि वो ऐसे क्वेश्चन उठाता है और उसका जो मन करता है वो आंसर लेता है। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी है और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया है। अब आते हैं डेनिस रिचे। ये डेनिस रिचे कौन है, तो सिंपल याद रखना है कि इन्होंने क्या दी थी, सी भाषा। आप पढ़ते हैं ना C++, तो ये क्या है, इन्होंने सी भाषा, डेनिस रिचे। अब आते हैं कौन, हमारे एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। कौन, एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। और आपको चीज बता रहा हूं, आपसे पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो एलन ट्यूरिंग को ही फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को ही फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन से हमारे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन कौन ने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। जॉन वॉन न्यूमैन क्या, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी, और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर दिया। इसके बाद में डेनिस रिचे क्या, सी भाषा इन्होंने दी थी। एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर का इन्हें जनक कहा जाता है, और कंप्यूटर साइंस का भी इन्हें जनक कहा जाता है, लिख के रख लीजिएगा। और आपको यहां पास एक बात और बता रहा हूं, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसे विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो ध्यान रखिएगा, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इनका नाम है, मैंने आपको बताया भी है, लेडी अगस्टा एडा। ये जो लेडी अगस्टा एडा है ना, देखिएगा, ये जो लेडी अगस्टा एडा है, ये लेडी अगस्टा एडा ने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज का ये जो एनालिटिकल इंजन है, तो लेडी अगस्टा ने चार्ल्स बेबेज के इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम को स्टोर करने की कोशिश की थी। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था और इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने का एक प्रयास किया था, जो कि सफल भी था। तो इसीलिए इन्हें विश्व का, लेडी अगस्टा एडा को विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि आज के बाद आपको
जो फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, स्टूडेंट प्रोग्राम, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना होगा। और इसीलिए वो क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ था क्योंकि वो आपका पूछ चुका है, इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो बाद में क्लियर करने वाला था, आप लोग की क्वेरी आई तो मैंने आप लोगों को आज यहां बतला दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में और दिक्कत थी। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, व्यापम में एग्जाम हुआ है 2017 में, व्यापम का उसको क्रॉस 2070 व्यापम में क्रॉस करके, हम नहीं पता कि वो कौन सा एग्जाम था, पर ये एग्जाम व्यापम का हुआ क्रॉस। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर किसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। तो क्या है कि देखिए जो ऑब्जेक्टिव बुक मेरे पास में है उसमें उसका आंसर और बकायदा उस आंसर के बाद में, अब मैं पब्लिकेशन का किस पब्लिकेशन का उसका नाम लेने नहीं चाहूंगा, है ना, बहुत लगभग लगभग सभी के पास में रहता है। तो बकायदा क्या किया है, उसके आंसर को क्या लिया है, सुपरवाइजर लिया है, सीपीयू लिया है। और उसके बाद में अलग से उसको डिफाइन भी किया है ब्रैकेट में बना के कि इसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। और मेरी यही कोशिश है आप लोगों के लिए, मेरी आप लोगों के लिए यही कोशिश है कि मैं सारा कुछ कंटेंट पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को पढ़ के, ठीक है, तो वहां जो आंसर लिया है बुक में, तो बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और आपको बताता हूं कि कई बार क्या करता है, सीपीयू को ऐसे सुपरवाइजर भी बोल लेता है। गूगल में आप सर्च करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, लेकिन मैंने उसको चेक किया है और उसका आंसर जो होगा, और व्यापम ने जो उसका आंसर लिया है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों उसको आप चेंज करिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर नहीं कहते हैं, उसको आंसर आप मत लेना। ठीक है, वहां पास करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। सीपीयू को जो कंप्यूटर का सुपरवाइजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। तो जो आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्वेश्चन ये पूछता है कंप्यूटर की होने वाली समस्त एक्टिविटी, कंप्यूटर की जितनी एक्टिविटी होती है, तो कंप्यूटर की होने वाली सारी एक्टिविटी को कौन सुपरवाइज करता है, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं उसको भी यहां नोट कर लीजिए। एक तो आपको यह मालूम पड़ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का मैनेजर, कंप्यूटर का मैनेजर, कंप्यूटर का मैनेजर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइजर भी कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन में लोगों को समस्या थी। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको ऑप्शन में यदि पूछ ले कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग है तो उनको मार करके टिक करके आना है। और यदि ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं है तो आपको चार्ल्स बेबेज को आंसर लेना ही लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर नहीं कहते हैं, व्यापम ने भी उसका आंसर सीपीयू को नहीं लिया है ना। आपको ऑप्शन क्या लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है और क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन पे आप लोगों को क्वेरी थी, उसको मैंने यहां पास बता दिया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पास और देखिएगा, बिल्कुल ये दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां कंफ्यूजन पैदा होता है कि हु इज द फादर। बता रहा हूं ना आपको, जैसे आप देखिएगा, कभी भी आप गूगल पर सर्च करना तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैंने आपको मार्क वन में क्या बताया था कि विश्व का पहला स्वचालित, क्या स्वचालित ऑटोमेटिक, विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, क्या विद्युत यांत्रिक आपका क्या कंप्यूटर, मार्क वन, विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, मार्क वन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था आईबीएम ने। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
ये एक कंपनी का नाम है, आईबीएम एक कंपनी का नाम है, यूएसए अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद में इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या था, ये विश्व का पहला, ये विश्व का क्या है, ये विश्व का पहला पूर्णतः, ये क्या है, विश्व का पहला पूर्णतः पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक 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 कंप्यूटर है। क्या है, विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसके बाद में और आइएगा, आपका क्या आता है, एबीसी। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये क्या है, ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्या आपका डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फिर आता है आपका एडसेक। एडसेक को मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या होता है, इसको, ये क्या है, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। क्या है, विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। अब आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एडवेक और एडसेक में, मैंने आपको अभी बताया भी ना कि एडवेक और एडसेक में रहता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। कई बार पहला जो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम जो एडवेक को भी मान लिया जाता है और एडसेक को भी मान लिया जाता है। तो आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, यदि आपके ऑप्शन में एडसेक नहीं दिया हुआ है तो आपको एडवेक आंसर लेना है। यदि आपके ऑप्शंस में एडवेक नहीं दिया है, एडसेक दिया है, तो आपको इसको आंसर ले लेना है। और यदि आपको दोनों ही दे दिया है तो आपको अपने आंसर को एडवेक लेकर के आना है, एडवेक। यदि आपको एडसेक और एडवेक दोनों दिया है तो आपको एडवेक लेके आना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अमेरिका जो देश है उसमें जितनी भी प्रकार की जो कंप्यूटर पर डेवलपमेंट की है उसको हमेशा मान्यता मिलती है विश्व में। तो आपको एडवेक को फाइनल आंसर लेना है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कंफ्यूजन है, इसीलिए आपको ऑप्शन को देख के टिक करना है कि स्टोर्ड प्रोग्राम। और बात कर लें कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी, तो आप बताएंगे जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। अब आपका आता है क्या, अंतिम आता है आपका यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है, ये रखिएगा, ये विश्व का पहला, ये क्या है, ये विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस। इसके बाद में क्या, ये आपका क्या, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक उद्देश्य। तो क्या आपका जो यूनिवेक है, ये विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य अर्थात जनरल पर्पस, व्यापारिक उद्देश्य अर्थात कमर्शियल पर्पस से उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर क्या था, हमारा यूनिवेक था। तो ये मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो तो फिर से मैंने दोबारा आपको बता दिया है, यही फाइनल होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियां, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों का निर्धारण होता है प्रयोग होने वाले हार्डवेयर। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर का इतिहास देखा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया उनको 5 भागों में, तो उनके आधार क्या है, किस आधार पे आप कंप्यूटर को उनकी पीढ़ियों में बांटेंगे, जनरेशन में बांटेंगे। तो पहला आधार बनता है हमारा क्या, उनमें होने वाले हार्डवेयर का प्रयोग, उसमें उस कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, उनकी स्टोरेज क्षमता कितनी है, उनकी भंडारण क्षमता कितनी है। तीसरा क्या, उनमें किस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया है। और क्या विशेषताओं के आधार पर कि उनकी गति कैसी है, उनका आकार कैसा है, उनका मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो इन आधारों पे, इन आधारों को मान करके कंप्यूटर को उनकी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो आप बताएंगे सर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पास एक चीज पहले ही नोट करवा रहा हूं, क्योंकि मैं उसको बाद में नोट नहीं करवाऊंगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पहले नोट करवाता हूं, समझिएगा। देखिए ये क्या आपका फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया आपका सेकंड जनरेशन, ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन,
ये हो गया 4th जनरेशन और ये हो गया 5th जनरेशन। देखिए समझिएगा यहां, और इसमें आने वाला आपको बहुत मजा। अब हमसे पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन, हम ये क्यों देखें, ये वर्ष, ये अलग से आपको क्यों बता रहा हूं कि आपको जब कभी भी पूछ लेगा कि प्रथम पीढ़ी के बारे में, द्वितीय पीढ़ी के बारे में, जो उसको पूछना होगा कि कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया, क्या इसमें इसकी विशेषता थी, तो जो किस मतलब जो पीढ़ियों के जो वर्ष काल है, पीरियड ऑफ ईयर है, जनरली ये पूछता नहीं है, पर एक आध एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो जब आपको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा तो ऐसे याद नहीं होगा, तो यहां मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे समझाऊं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि जो आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, तो हमने क्या कर दिया, इनको वर्ष, इनके वर्ष हम कैसे याद रखेंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जो कहानी शुरू होगी ना पहले कंप्यूटर की, वो कहानी चालू होगी 1942 से। सिर्फ आपको केवल 1942 को पकड़ लेना है। 1942, 1942 लेके कहां तक, तो देखो आपको जो भी गैप लेना है ना 2 सालों के बीच में, मतलब जो गैप लेना है टाइम पीरियड का, वो आपको लेना है 12 से 10 साल का गैप लेना है। 12 से 10 साल का आपको गैप लेना है। तो जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उनका यदि हम पूछे टाइम पीरियड क्या था, तो 1942 से लेके 12 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 1954। 1942 से लेके 1954। अब क्या करना है, बस इसी में आपको 12 लेना है। अच्छा सुनिए, 12 नहीं भी लेंगे, 10 भी लेंगे ना, ये जो इनका टाइम पीरियड का निर्धारण हुआ है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ये अनुमानित है। अनुमानित टाइम है कि 42 से 52, 42 से 54, कभी 53 में कंफ्यूजन हो सकता है, कभी 54 में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है ना, बस ये क्या है, करीब करीब माना जाता है कि 42, 41, 42, 44, 45, 54, 53 ऐसे करके। तो आपको मोटा मोटी 12 से 10 साल का गैप पकड़ना है। बस ईयर आपको याद रखना है 1942। तो 1942 में 12 जोड़ दिए तो कितना आ गया 1954। 54 तक की कहानी हो गई, आगे बढ़े 1955। 1955 पे अपन आ गए। 1955 से क्या हो जाएगा 1965, 10 साल। 1965 से लेके फिर यहां अपन आ गए 1966 से कहां आ गए 1976 पे आ गए। और 1976 से अब कहानी आगे बढ़ाएंगे, तो याद रखना 1976 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1986। तो क्या करना, बस इसको ना आपको ध्यान रखना है, 1986 ना करके इसको 1989 तक खींच देना, 90 से एक कम पे लाके छोड़ देना। 1976 से 10 जोड़ोगे तो 1986 होता है, तो 86 को थोड़ा सा बढ़ा के 90 से कम अर्थात 89 पे लाके छोड़ देना है। और ये 1989 पे आ गया, और 1989 से 1989 से आज वर्तमान तक टिल डेट, आज वर्तमान तक टिल डेट, ध्यान दीजिएगा, 1989 से आज वर्तमान तक ये 5वीं पीढ़ी में होता है। तो पहली पीढ़ी 1942 से 12 साल देख लो तो 1954, फिर 55 से 65, 66 से 76, 76 से 86 होना था, तो उसमें क्या कर दिया अपन, थोड़ा उसको बढ़ा के लिख दिए, 90 से पहले लाके छोड़ दिए 89, और 1989 से क्या आपका हो गया वर्तमान पीढ़ी तक। अब यहां से क्वेश्चन जनरली कहां तक बन सकता है मैं आपको बता रहा हूं। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया। पहली बार कंप्यूटर का शिक्षा में, मतलब कंप्यूटर का शिक्षा में प्रयोग, कंप्यूटर का पहली बार कंप्यूटर का शिक्षा में प्रयोग कब किया गया। तो दोस्तों याद रखना कि ये तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, अर्थात जो 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 टाइम पीरियड था वो 1970-71 का टाइम था, वो 1970-71 का टाइम था जब पहली बार कंप्यूटर का शिक्षा में प्रयोग किया गया था। ये हमारे व्यापम या पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमको यहां से एक कहानी याद हो गई, और ये हमको क्या हो गया, कंप्यूटर का ईयर याद हो गया। कहानी शुरू करनी है 42 से, अंत करनी है वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चली रही है। 10 या 12 साल का गैप ले लो, जो आपकी मर्जी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटे उतना ही आएगा आपका। यदि आप 10 लोगे तो ये 54 आया तो 52 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर आप एग्जैक्टली रहोगे। 1942 से कहानी चालू करोगे, और 89 से लेके आज वर्तमान जो भी यूज हो रहा है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ये हमने क्या याद कर लिया, कंप्यूटर की पीढ़ियों के वर्ष याद कर लिए। और यही यदि मैं आपको अलग अलग बतलाता तो आपके दिमाग में सेव नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता ये आराम से। तो ये हो गए हमारे क्या कंप्यूटर के वर्ष, और इन आधारों पे कंप्यूटर को हमने क्या पीढ़ियों में बांटा है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, तो मेरे भाई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं। यहां तक हुआ, आराम से समझ में आया, पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लेना इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दोस्त लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ भेजिए। देखो यार क्या है, पीडीएफ आएगा, कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, पीडीएफ आएगा, लेकिन आप एक यहाँ एक चीज भी तो देखो, यहाँ पास क्लास में आपको यदि मैं इसी का पीडीएफ बना के दे दूं
और ये जो इतना सब कुछ नोट कर रहा हूँ, यदि आप क्लास में साथ साथ पैरेलली इसको आप नोट करोगे ना, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाद में वही आपके रिवीजन में काम आएगा। तो कोशिश करो कि क्लास के साथ में नोट करते चलो, अदरवाइज पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, पीढ़ी। अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, अब आपको ईयर याद हो गया होगा, सट से चिपका देना क्या 1942, और 12 साल का गैप ले लोगे तो क्या 1954। अब यहां देखना क्या बोल रहा है कि जो आपका पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, हमने देखा था ना किन किन आधारों पे तो हार्डवेयर का प्रयोग, प्रोग्रामिंग भाषाएं, क्या विशेषता है, आकार, साइज, गति। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग, तो इसमें कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कैसे किया गया था, क्या करता था, कैसे करता होगा। कुछ लोगों ने, मैं देखा हूं पढ़ाते भी हैं कि 15,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे, 20,000। अरे हमको क्या करना कि 15,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए या 20,000 हुए, चुपचाप पढ़ो, बस इतना पता है। और आपको अभी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, कुछ भी आपको दिमाग में ऐसा नहीं कि लोड लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे अभी आप लोगों को ईयर याद करने की ट्रिक बताया ना, एक ट्रिक बताऊंगा, मामला खत्म हो जाएगा। कुछ दिमाग में टेंशन और लोड नहीं लेना है। तो देखो, हार्डवेयर क्या था, मुख्य हार्डवेयर क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब था। प्रोग्रामिंग की भाषा क्या थी, मशीन भाषा। समझ लेना, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, मशीन भाषा। और कंप्यूटर आज भी मशीन भाषा समझता है, पहली पीढ़ी हो चाहे आज वर्तमान कंप्यूटर हो। कंप्यूटर यदि कोई अपना काम करता है, कंप्यूटर यदि गणना का काम करता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है, डाटा की प्रोसेसिंग करता है, तो आज भी वो मशीन लैंग्वेज में ही करता है। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये मशीन लैंग्वेज होती है, ये होती है 01। ठीक, मेमोरी कंपोनेंट, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी कंपोनेंट क्या था, मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम। इनपुट आउटपुट युक्ति क्या थी, तो इनपुट आउटपुट युक्ति, तो यहां पर जो पंच कार्ड है ना, वो एज ए इनपुट डिवाइस, क्या आपका जो पंच कार्ड है वो क्या है, इनपुट डिवाइस की तरह उपयोग किया गया है। स्पीड और साइज की बात कर लें तो ये जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये आकार में बड़े होते थे, इनकी गति बहुत धीमी होती थी। कमरे के बराबर, 2-2, 3-3, 5-5 कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर। तो इनके आकार बहुत बड़े होते थे और धीमी गति होती थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं उदाहरण की, तो यूनिवैक, इनियक, एडसेक, एडवैक और आईबीएम 650। तो जितने भी आपको सुनने मिलते हैं ना, यूनिवैक, इनियक, एडसेक, एडवैक, ये सारे के सारे क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो हमको यहां पास जो याद रखना है, वो याद रखने वाली चीजें सिर्फ मैंने आपको काम काम की चीजें यहां नोट करवा दी हैं। इसके अलावा आपको इससे कुछ नहीं पूछेगा। हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब, मशीन भाषा का प्रयोग, स्टोरेज डिवाइस क्या थी आपकी, मैग्नेटिक ड्रम थी, मैग्नेटिक ड्रम। इनपुट डिवाइस क्या है, पंच कार्ड है। आकार वाकार छोड़ दो तो आपको सब पता ही है, पहली पीढ़ी मतलब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और यूनिवैक, इनियक, एडसैक, एडवैक, ये जितना भी एड, सैक, वैक, लैक है ना, ये सारे के सारे क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बाद में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड जनरेशन, इसमें क्या है, मुख्य हार्डवेयर आपका ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर के जनरेशन से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, पूछेगा ही पूछेगा वो। तो दूसरी पीढ़ी का मुख्य हार्डवेयर क्या है आपका, ट्रांजिस्टर। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, असेंबली भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है आपकी, असेंबली भाषा। याद रखना कि दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। ये असेंबली भाषा का मतलब होता क्या है, असेंबली भाषा का मतलब कुछ नहीं है कि जैसे सपोज आपको 250, आप ये दो ये है, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, जब आपसे बोल ये कभी ये लिखा रहता है तो आप क्या बोलते हो, 250 बोलते हो ना, कि ऐसा बोलते हो 250, 250 बोलते हो ना। तो आपने क्या कर दिया, इन इन अंकों को आपने नंबर नाम क्या दे दिया, 200, 250। तो क्या किया गया है, असेंबली भाषा में क्या है, जो मशीन भाषा थी ना, तो उसमें जो 01, 01, 10 जो थे, तो उनको क्या कर दिया है, अंकों को एक नाम दे दिया। तो ये जो असेंबली भाषा होती है ना, ये हमारे जो जो मनुष्य यूज करता है, जिन भाषा का प्रयोग करता है, उसके बहुत करीब की होती है। निमोनिक्स बोलते हैं इसको, पता है, निमोनिक्स, निमोनिक्स, नी मोनिक्स।
निमोनिक्स जनरली लोग बता देते हैं कि असेंबली भाषा को निमोनिक्स का यूज किया गया था। ये निमोनिक्स होता क्या है? किसी भी किसी भी अंक को, किसी भी वस्तु को नाम देना, किसी भी अंक को, किसी भी वस्तु को नाम देना, क्या कहते हैं? उस टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक्स, है ना। ये ब्रेन की आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है निमोनिक्स टेक्निक्स। किसी भी शब्द को क्या कर दो, किसी भी अंक को एक आप नाम दे दो। तो असेंबली भाषा निमोनिक्स में इसकी कोडिंग की गई थी, मतलब अंकों को कुछ शब्द दिए गए थे, और ह्यूमन फ्रेंडली भाषा है ये असेंबली भाषा। ह्यूमन जो हम वर्तमान में जो मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है ना, उसके बहुत करीब की है भाषा। इसके उदाहरण क्या है? तो इस असेंबली भाषा के उदाहरण है फोर्ट्रॉन और कोबोल। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। कोबोल को क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसीलिए अभी आप मैं ज्यादा इसको लिख के आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो फोर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, और कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद में आता है मेमोरी कंपोनेंट। तो इस जो आपके पीढ़ी के कंप्यूटर है, इसमें मैग्नेटिक टेप यूज किया गया। क्या किया गया? मैग्नेटिक टेप यूज किया गया, या मैग्नेटिक कोर। इसको मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोर भी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं इनपुट डिवाइस। क्या है? तो जो पहले में था पंच कार्ड, अब आते हैं स्पीड और साइज पे। तो आकार में छोटे हो गए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे हो गए, और विद्युत की जो खपत थी वो थोड़ी कम हो गई। इसके बाद में आते हैं इसके उदाहरण में। तो दोस्तों आपसे सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछेगा PDP-8। यदि कोई उदाहरण पूछेगा तो PDP-8 पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि जो आपका PDP-8 है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा PDP-8 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। क्या होगा? PDP-8 आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या है? आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी दूसरी पीढ़ी हो गई। अब आते हैं अपनी तीसरी पीढ़ी की ओर, थर्ड जनरेशन। मुख्य हार्डवेयर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी तो बस सिर्फ आपको ओवरव्यू दिलवा रहा हूं, याद कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। ये क्या है? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। मुख्य हार्डवेयर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका उदाहरण क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण क्या है? बेसिक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा ना, तो सॉफ्टवेयर के पहले इस टॉपिक में मैं आपको सारी जो लैंग्वेज होती है उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हाई लेवल जो आपकी जो इसमें प्रोग्रामिंग भाषा यूज की गई किसमें? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो क्या की गई? हाई लेवल लैंग्वेज। और उसका उदाहरण क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद में आते हैं मेमोरी कंपोनेंट। तो यहां पास मेमोरी डिस्क का प्रयोग किया। किसका? मेमोरी डिस्क का प्रयोग किया गया। क्या? मेमोरी डिस्क का। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहली बार प्रयोग, याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो आप बताएंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। इसके बाद में ये जो था ये मल्टी प्रोग्रामिंग था। ये जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी प्रोग्रामिंग था और टाइम शेयरिंग था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक प्रोग्राम, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोग्रामों को इंस्टॉल किया जा सकता था। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब होता है, अभी मैं आपको थोड़े आगे और बताने वाला हूँ, आज की क्लास में ही बताऊंगा। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर के उपयोग करता है सबको एक टाइम अलॉट करना। सपोज कंप्यूटर में 5 उपयोगकर्ता, 5 लोग कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, तो बारी बारी से सबको समय देना, टाइम को शेयर करना, टाइम शेयरिंग। तो ये जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या बोलते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। पहली बार प्रयोग था मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। अब बात कर ले इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछ ले कि कीबोर्ड, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर, क्या कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो आप बताएंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर का पहली बार प्रयोग किया गया। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि स्पीड और साइज के बारे में। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनकी गति में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और इनकी विश्वसनीयता, ये कितने रिलायबल हो सकते हैं, तो ये बहुत रिलायबल मालूम पड़े। इसके बाद में इनके उदाहरण को पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसके उदाहरण में तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में अच्छा उदाहरण रिपीट हो गया यहां से। तो ये PDP-8 नहीं होगा,
PDP-8 नहीं होगा, मैं आपको देख के बताता हूं, एक मिनट। तो दोस्तों क्या कि यहां जो आपको मैंने बताया अभी कि थर्ड जनरेशन में जो आप हम देख रहे हैं जो PDP-8, मैंने अभी आपको सेकंड जनरेशन में बताया था कि जो PDP-8 सेकंड जनरेशन का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका यहाँ पास नहीं होगा। आपका क्या होगा, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण क्या होगा, PDP-11। PDP-8 के बाद ही क्या, PDP-11, PDP-11 आया है, और IBM का 360, IBM का 360। ठीक है दोस्तों, तो PDP-8 यहां पास मिसप्रिंट हो गया था, गलती से इसमें भी आ गया था, स्लाइड पे आ गया था। तो जो PDP-8 है वो आपका, PDP जो 8 है वो आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। मतलब एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा PDP-8 को, यदि पूछेगा तो वहां से वही पूछेगा। तो PDP-8 जो है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, और PDP-11 जो है वो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। और आपसे कभी पूछ ले आपसे कि PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या, PDP-8 ये हमारा क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। और PDP का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये PDP का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या देख लिया यहाँ पास, थर्ड जनरेशन को समझ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने चौथे जनरेशन की ओर। आइए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पास में कि मुख्य हार्डवेयर क्या है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जनरली क्या, CPU। आपसे पूछ ले कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर या पहली बार CPU का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे सर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके बाद में आता है जो आपका जो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये जो है आपका, इसी को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। VLSI को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके बाद में प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग, तो उच्च स्तरीय भाषा थी SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं आपको जब बताया ना कि जब मैं आपको भाषा पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा अलग से इन चीजों को। मेमोरी कंपोनेंट क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या है, चौथी पीढ़ी में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, माइक्रो प्रोसेसर या CPU की पहली बार में उपयोग किया गया, और सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब क्या, रैम और रोम। जो आज हम रैम और रोम देते हैं ये क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के ही उदाहरण है। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो GUI, पहली बार GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, चित्र और वीडियो। मैंने आपको बताया था ना पहले वीडियो में, ग्राफिक का मतलब क्या होता है, ऑडियो और वीडियो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI बेस्ड। GUI का मतलब क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में है, इनमें चित्र और ऑडियो या वीडियो के माध्यम से भी इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो पहली बार इनमें पॉइंटिंग डिवाइस, पहली बार इनमें पॉइंटिंग डिवाइस, जो भी आपका, जैसे आप देखते हैं माउस, जो आप देखते हैं माउस, माउस क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। और क्या, आपके ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर जो आप पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल, जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, तो पहली बार पॉइंटिंग डिवाइस और ऑप्टिकल सेंसर्स का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया। स्पीड और साइज की बात कर लें तो साइज की बात करते हैं तो पोर्टेबल कंप्यूटर, क्या, पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि किसी कंप्यूटर को आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर। अब आप मेरे को बताइए कि जो आपके घर में डेस्कटॉप रखा होता है, बाकायदा मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड जो रखा रहता है, डेस्कटॉप इसको हम बोलते हैं, क्या वो पोर्टेबल कंप्यूटर है कि नहीं है। और या आपके पास में लैपटॉप होगा, कुछ लोगों के पास में टैबलेट होगा, और जो आज आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना, ये भी क्या है, कंप्यूटर है। किस कैटेगरी में आता है, इसको हम बोलते हैं पॉम टॉप। अभी आगे पढ़ेंगे, पॉम टॉप मतलब हथेली में आने वाला कंप्यूटर। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि पोर्टेबल कंप्यूटर, क्या आपका डेस्कटॉप पोर्टेबल है कि नहीं है, आप मेरे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में उदाहरण पे आते हैं। अच्छा हाँ, तो ये क्या हो गया, पोर्टेबल कंप्यूटर, इस आकार की बात हो रही है। फिर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर,
है ना, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जाता है या सीपीयू का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और आज वर्तमान में हम जिन कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं अपने घरों में ना, वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। हमारा डेस्कटॉप भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या कि जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद में प्राइवेट प्राइवेट कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइवेट या पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसी पीढ़ी में आपको पोर्टेबल कंप्यूटर भी देखने को मिला, इसी पीढ़ी में आपको पर्सनल कंप्यूटर भी देखने को मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो मुख्य मुख्य उदाहरण है। तो इसके मुख्य उदाहरणों से एक है, आप इसको याद रखिएगा, अल्टेयर। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अल्टेयर 8800 ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। क्या आपका अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार सुपर कंप्यूटर को भी डेवलप किया गया। चौथी पीढ़ी में ही कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। चलिए, तो ये क्या हो गया, हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन की ओर। फिफ्थ जनरेशन, तो इसमें क्या किया गया, चौथी वाली में हम VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI आगे क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज। या हम क्या कहते हैं, आज जो वर्तमान में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या AI का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग भाषा की। तो आज वर्तमान के जो कंप्यूटर हैं, मैंने आपको बताया ना कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन, जो आज वर्तमान में यूज हो रहे हैं, कब से, 1989 से लेकर आज वर्तमान तक जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये जो इनमें प्रोग्रामिंग भाषा है वो कैसी है, ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब मनुष्य द्वारा, आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज ही क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। हम अपनी भाषा में ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके अन्य उदाहरण क्या है, पाइथन और प्रोलॉग। पाइथन और प्रोलॉग इसके क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग भाषा। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पाइथन और प्रोग्रामिंग प्रोलॉग को भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मेमोरी कंपोनेंट। तो पहली बार चौथे वाले हमने क्या देखा था, आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी हमने देखी थी ना, रैम और रोम। पांचवें में आप क्या देख रहे हो, ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, क्या, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लू रे डिस्क, BRD, हाई डेफिनेशन डिस्क, HDD, और आपका क्या, वर्चुअल मेमोरी। क्या, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपसे पूछते तो किसमें आएगा, आपका जितने भी अब एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी है, आपसे पूछता है कि किस जनरेशन की, तो आपको बिना देखे टिक मार देना है, क्या, फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद में क्या आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या किया गया, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का काम मतलब एक काम आप कर रहे हो, साथ में दूसरा काम भी कर सकते हो, साथ में तीसरा काम भी कर सकते हो। मूवी देख रहे हो, साथ में PDF में भी काम कर सकते हो, साथ में आप ऑडियो भी लगा सकते हो। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग का काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका स्पीड, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, SRI, है ना। तो ये क्या है, SRI क्या फुल फॉर्म क्या होता है, स्पीच। SRI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, SRI, स्पीच रिकॉग्निशन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसमें क्या डेवलप हुआ था, टच पैड, टच स्क्रीन और लाइट पेन और SRI। ये जो आप पेन देख रहे हो, ये क्या है, एक प्रकार का लाइट पेन है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में क्या, स्पीड और साइज पे। तो आप साइज की बात कर लें तो हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में भी रख के उनको प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आज वर्तमान में हम क्या यूज कर रहे हैं, अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। और जो आज की डेट पे जो आप स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं ना, ये भी कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है दोस्तों। जो स्मार्ट वॉच होती है, ये भी कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। ठीक है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में आते हैं उदाहरण। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और PDA। एग्जाम में पूछ चुका है कि PDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल, PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल इंटरफेस, नहीं, पर्सनल डिजिटल इंटरफेस नहीं, असिस्टेंट। क्या, असिस्टेंट। क्या हो गया आपका,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पीडीए क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में बिजली बिल की रीडिंग लेने आते हैं तो क्या करते हैं, सीधे एक छोटी सी मशीन रहती है, उसमें नंबर डालते हैं और खच 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 करके क्या निकलता है, बिजली का बिल निकलता है। वो क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। छोटी छोटी डिवाइसेस रहती हैं, मान लो सपोज कि एक छोटा सा उनके पास में फोन टाइप का रहता है, कुछ उसमें नोट करना, कुछ एंट्री करनी है तो उसमें से ऐसी एंट्री हो जाती है। तो क्या है, हाथ में लेके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बिजली मशीन, बिलिंग मशीन जो आप देखते हो वो किसके उदाहरण है, वो पीडीए के उदाहरण है। तो ये क्या हो गया, हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी हो गई दोस्तों। चलिए, तो बहुत ही डिटेल में हमने सारी पीढ़ियों को यहां पर कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने क्या कवर कर लिया, यहां हमने कवर क्या किया, कंप्यूटर की पीढ़ियां। आइए मैं उसमें आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत काम की। स्पेस चाहिए मेरे को, देखिएगा। जैसे मैंने आपको ईयर याद करवाया था ना, तो अब क्या याद करना है आपको, हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर, ठीक है। ये आपका हो गया 1st जनरेशन, ये हो गया आपका 2nd, ये हो गया आपका 3rd, ये हो गया आपका 4th, और ये आप हो गया क्या आपका 5th। देखो, एक वर्ड पकड़ना, वीटी, वीटी आई एम पी। क्या लिखे, वीटी आई एम पी। जैसे आप बोलते हो ना वेरी आई एम पी, तो वेरी आई एम पी नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, वीटी आई एम पी। वीटी आई एम पी का मतलब क्या, पहले वाले में लिखो वीटी, दूसरे वाले में क्या लिखोगे आप, सॉरी पहले वाले में क्या लिखोगे आप, वी, दूसरे वाले में क्या आएगा, टी, तीसरे में क्या आएगा आपका आई, और चौथे में क्या आएगा आपका एमपी। हुआ वीटी आई एम पी। वीटी से क्या होगा, वी से क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। टी से क्या होगा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। आई से क्या होगा, आईसी चिप, आई से क्या होगा, आईसी चिप। एमपी से क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और 5वें का याद करने का जरूरत नहीं है, सीधे मानना एआई। आजकल चल क्या रहा है, एआई। तो क्या हो गया, आपको हार्डवेयर डिवाइस याद करना है, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक का। तो सीधे पकड़ लेना क्या आप, वीटी आई एम पी, वीटी आई एम पी। वी से वैक्यूम ट्यूब, टी से, वी से वैक्यूम, टी से ट्रांजिस्टर, आई से आईसी चिप, एमपी से क्या, माइक्रो प्रोसेसर। और 5 में सबको पता है क्या वर्तमान में क्या यूज कर रहे हैं हम, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हो गया पहली, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ना आपको ईयर याद करने में दिक्कत आने वाली है, और जो आपका हार्डवेयर पूछता है, कई बार होता है ना कि यार ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है, आईसी पहले में है, तीसरे में है कि चौथे में है, सीधे आपको वीटी आईएमपी पकड़ना है। ये क्या हो जाएगा, पहला, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आईएम, ये हो गया चौथा, खत्म। और इसके बाद में और आपको कुछ बताता हूं बढ़िया मजेदार चीज। ये तो हो गया एक। अब देखिए, एक एलिमेंट है, आपने बहुत नाम सुना होगा, क्या, सिलिकॉन। इस सिलिकॉन से क्या बनता है पता है आपको, इस सिलिकॉन से ही क्या बना है, इस सिलिकॉन से ही बना है आपका ट्रांजिस्टर। इस सिलिकॉन से ही क्या बना है आपका, ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन जो है, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिलिकॉन की खोज किसने की थी, सिलिकॉन की खोज किसने की थी, तो आप देख लेंगे सिलिकॉन की खोज की थी आपके जॉन जैकब, जॉन जैकब। सिलिकॉन की खोज किसने की थी, जॉन जैकब ने। अब आते हैं ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन से क्या बना है, ये क्या है, एक प्रकार, ये एक तत्व है। तो ट्रांजिस्टर किससे बना है, सिलिकॉन से बना है। अब इसके बाद में क्या आता है, आईसी। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये किससे बना है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से बना है। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, समाकलन। आपने पढ़ा ना, इंटीग्रेशन, समाकलन, अर्थात बहुत सारे ट्रांजिस्टर का क्या, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों को एक जगह स्थापित रखना, एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो आईसी में क्या है, बहुत सारे, ये बहुत सारे क्या है आपके ट्रांजिस्टर का क्या है, आईसी क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का समूह है। और इंटीग्रेटेड सर्किट, और तो क्या हुआ है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही सर्किट में आके उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। तो जो आपका आईसी है वो कुछ और कुछ नहीं है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का क्या है, एक समूह है। इसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, आईसी, और आईसी के बाद में आप क्या पढ़ते हो, माइक्रो प्रोसेसर। आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। तो सिलिकॉन की खोज किसने की थी, जॉन जैकब ने। किसने, जॉन जैकब ने। अब आपसे पूछ ले कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी,
तो ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा ना, ट्रांजिस्टर इसमें करंट भी फ्लो होता है, और जब आप करंट को छुओगे तो क्या मारेगा आपको, शॉक मारेगा। क्या मारेगा आपको, ट्रांजिस्टर को छुओगे छुओगे तो शॉक मारेगा। तो आप क्या बोलोगे, ले शॉक मारा ना और छू, तो क्या है इसकी ट्रिक हो जाएगी विलियम शॉकले। इनका क्या नाम था, विलियम शॉकले। विलियम शॉकले, क्या हो गया, विलियम शॉकले। कौन, ट्रांजिस्टर के जिसने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, विलियम शॉकले। इसके बाद में आईसी चिप, तो ये पूछ लेता है कि आईसी का निर्माण किसने किया था, तो आप क्या कहोगे, ऐसे ही क्या बोलोगे, एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्या बोलोगे आप कि आईसी का निर्माण किसने किया था, तो आप इसका बताओगे जो है आपका मूर, रॉबर्ट लुई एंड जैक किल्बी। ये है आपका रॉबर्ट लुई और जैक किल्बी, यही नाम है ना, हाँ ठीक है। तो देखो इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या बोलोगे, ऐसी आईसी से क्या, ऐसी नया नया जैकेट ली है, मतलब क्या, ऐसी नया जैकेट ली, ऐसी बोलते ना, ऐसा क्या नया जैकेट लिए हो, तो ऐसी नया जैकेट, तो न्यू, नुई, रॉबर्ट नुई और जैकेट से क्या, जैक किल्बी। तो आईसी किसने बनाया था, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी ट्रिक नहीं बताई है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो। तो आईसी क्या, रॉबर्ट नुई और जैक किल्बी। तो ऐसी नया जैकेट ली, तो नया से क्या, नुई, और जैकेट से क्या, जैक किल्बी। चलिए अब आते हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा, तो जो आपका आईसी है, वो आईसी की जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है, जो आईसी का जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है, वो डिपेंड करती है। तो आप बताएंगे आईसी की जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर। इंटीग्रेटेड सर्किट की प्रोसेसिंग क्षमता डिपेंड करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में याद रखना, ये जो आईसी होता है ना, आईसी से इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद में होता है एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर इसी का एक होता है आपका क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं वीएलएसआई। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये वीएलएसआई है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन है। और आपसे पूछ ले कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो आपको मैंने बताया भी है कि क्या है, वर्ल्ड दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है, वो है इंटेल 4004। इंटेल 4004 दुनिया के पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या है, उदाहरण है, इंटेल 4004। तो क्या हो गया आपका, सिलिकॉन से बना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से बना आईसी, आईसी से क्या बना, आईसी का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी मात्रा में आईसी का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया, माइक्रो प्रोसेसर। और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका, इंटेल। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किसने बनाया था, तो इंटेल कंपनी ने बनाया था। और आपसे पूछ ले, तो देखिए सिलिकॉन किसने बनाया था, जॉन जैकब ने बनाया था। सिलिकॉन किसने बनाया है, जॉन जैकब ने बनाया है, ये हो गया आपको। इसके बाद में ट्रांजिस्टर किसने बनाया, तो विलियम शॉकले। ट्रांजिस्टर को छुए तो करंट आ गया, तो क्या, शॉक लग गया, तो विलियम शॉकले। आईसी चिप के लिए पूछ ली, तो क्या, रॉबर्ट नुई और जैक किल्बी। ऐसा नया जैकेट लिया, तो क्या हो गया, ऐसा से आईसी, नया से नुई, और जैकेट से क्या, जैक किल्बी। इसके बाद में आते हैं, बहुत सारे आईसी को मिला के क्या बना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर दिया हमने, आईसी का इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। तो क्या बन गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, क्या बन गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। और पूछ ले कि माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, जब इन तीन का नाम पढ़ लिए तो क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था टेड हॉफ, टेड हॉफ। तो माइक्रो प्रोसेसर का किसने खोज की थी, किसने इसको डेवलप किया था, तो आप बताएंगे टीईडी, टेड हॉफ। तो ये हो गया आपका क्या, सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों आई होप मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। अब जनरेशन और कंप्यूटर के बारे में आपको कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि अब कोशिश तो मैंने ये की थी कि आपको मैं आज साथ में कंप्यूटर के प्रकार भी पढ़ा दूं।
लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, आई थिंक 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा। तो अब हम कंप्यूटर के टाइप हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को केवल यहाँ तक खत्म करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों क्लास जो लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि क्लासेस कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी, सीरीज कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, कोई भी टेंशन मत लेना। मैं आपको बिल्कुल आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ाऊंगा। मैं अपना कमिटमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा पढ़ाऊंगा। और ऐसे जितना हो सकेगा अपनी ओर से इतना डिटेल में ही पढ़ाऊंगा आपको, भले वो 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, हमारे पास समय है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, फिर लगा लगा के जितना कोशिश करेगा खूब भर भर के अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल कंप्यूटर की चिंता मत करना। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों चलिए, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।